हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देखा था। मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास, अगर हमारे पास एक पार्टिकल Q1 है, एक Q2 है, मान लिया हमने यहाँ पे दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इन दोनों के ऊपर मतलब अगर Q2 के ऊपर हमें फोर्स निकालना है Q1 के कारण, तो वो कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। मतलब हमें पता था कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स हमने निकाल लिया। लेकिन अब क्या होता है कि क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि दो पार्टिकल्स हमारे पास हैं और दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने फोर्स निकाल लिया, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली, डायरेक्शन निकाल लिया। लेकिन ऑब्जर्वेशन के बाद, मैग्नीट्यूड और फोर्स निकालने के बाद हमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि आखिर ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगा पा रहे हैं। आखिर Q2 चार्ज को कैसे पता चल रहा है कि Q1 चार्ज यहाँ पर है, इसके पास में है, जो कि इस पर फोर्स लगा सकता है। तो मतलब ये क्या है, एक्शन एट अ डिस्टेंस है। मतलब दोनों कुछ दूरी पर हैं तब भी ये फोर्स लग रहा है। जैसे Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है, तब भी ये लग रहा है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं फिर भी फोर्स लग रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये हम समझेंगे। इसको समझने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि Q1 जो चार्ज है, अगर Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के कारण, तो Q1 जो चार्ज है वो क्या कर रहा है कि अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जो कि क्या है, Q2 चार्ज को पता है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर मौजूद है जो इस पर फोर्स लगा सकता है। कहने का मतलब कि जो ये पार्टिकल Q2 है वो अफेक्ट हो रहा है Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि Q1 चार्ज क्या कर रहा है, अपने आसपास के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे कि हम मतलब अगर हमने फोर्स निकाल लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा जो कि चार्ज Q2 को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, यहाँ पर हमने एक चार्ज लिया है जो कि क्या है, सोर्स चार्ज है। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि ये चार्ज अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है जो कि दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक अकेला चार्ज पार्टिकल वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, चाहे दूसरा चार्ज हो या ना हो। और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई दूसरा चार्ज डालते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर Q के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट है, इस पर चार्ज, इस पर हमें क्या निकालना है, इस Q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर हम रखते हैं एक चार्ज Q0। और ये Q0 चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है। और क्या होता है, इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस चार्ज को हमने क्यों रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे टेस्ट चार्ज बोला है। और Q0 जो है, इसे, ये क्या है, पॉजिटिव है, इसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होती है और इसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव होता है, लेस मैग्नीट्यूड का होता है। तो इसे हमने रखा उस पॉइंट पर जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चार्ज पर, इस कैपिटल Q के कारण कितना फोर्स लग रहा है वो हम निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि इस चार्ज पर लग रहा है फोर्स F। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने ले लिया, फोर्स F लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन जो टेस्ट चार्ज हमने रखा था।
ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इस टेस्ट चार्ज पे। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो वो डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही क्योंकि टेस्ट चार्ज है, और अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाता। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, चार्ज मतलब कूलम, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अगर हम इसका डायमेंशन निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू नॉट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 अपॉन क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, मतलब एम्पियर इंटू टाइम। तो इसका डायमेंशन हमें निकल जाएगा एम एल टी -3 ए -1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर का जो टेल वगैरह होता है उसको हम कैसे यहाँ पे रखते हैं। अगर ये हमारा Q जो है, सोर्स चार्ज जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है, फोर्स कहाँ पे लगता है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, उसके अलोंग लगता है। तो अब ये क्योंकि पॉजिटिव है हमारा टेस्ट चार्ज, और जो Q चार्ज है, सोर्स चार्ज, वो भी हमारा पॉजिटिव है, तो जो वेक्टर हम लिखेंगे, बनाएंगे, उसका टेल कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा इसका डायरेक्शन। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और फोर्स भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी क्या लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर ये जो क्यू चार्ज है वो अगर नेगेटिव हो जाता है, और ये जो क्यू नॉट है हमारा ये पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो रेडियली इनवर्ड्स हो जाएगा। और फोर्स भी जो लगेगा इस पे वो क्या होगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि दो चार्जेस हमने पढ़े थे, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर चार्ज है चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होंगे उसके आसपास। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें से निकलते हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्जेस में। और अगर हम नेगेटिव चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज हमने इसलिए रखा था ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। अगर टेस्ट चार्ज ना भी रखते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट करेगा। अब जो हमने टेस्ट चार्ज लिया था उसकी मैग्नीट्यूड हमने कम इसलिए रखी थी ताकि, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ दो चार्जेस के बीच में देख रहे हैं। अगर यहाँ पे और भी चार्जेस हों तो अगर हम टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को ज़्यादा रखते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिगड़ सकता है। इस टेस्ट चार्ज के कारण अगर उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो डिस्टॉर्टेड मिलेगा। मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा तो बिगड़ने के बाद जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें मिलेगा, जो रिक्वायर्ड होगा, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं,
टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को काफ़ी कम रखते हैं। तो ये तो था कि हमें सोर्स चार्ज पता है, ये कैपिटल क्यू है। अब अगर हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, पैरेलल लाइन से और इक्वली स्पेस्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, अगर इसमें हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं या फिर कोई सा भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स भी लगेगा। और अगर हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज रखा है, तब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो इसके ऑपोजिट होगा। तो ये हमने देख लिया, जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और किसी पॉइंट पे हमें निकालना है। अगर किसी पॉइंट पे कोई चार्ज दे रखा है और उस पर हमें फोर्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि वो क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्ज था। मतलब कोई भी एक सिंगल चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, किसी अदर चार्ज की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरे चार्ज की ज़रूरत नहीं होती है हमें। लेकिन अब फोर्स अगर हम निकालेंगे तो फोर्स किसी न किसी चार्ज पे निकालेंगे, किसी दूसरे चार्ज के कारण। मतलब अगर Q हमारे पास ये सोर्स चार्ज है, इसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जो चार्ज है Q नॉट, उस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं। तो फोर्स निकालने के लिए हमें दो चार्जेस चाहिए होता है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास दो चार्जेस होने चाहिए कम से कम। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, Q नॉट पे, Q नॉट जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये कैपिटल Q है और ये यहाँ पर हमारे पास Q नॉट है, तो जो फोर्स होगा Q नॉट पे इस Q चार्ज के कारण वो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, तो ये हो जाएगी फोर्स की वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा था, E, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, अगर डिवाइडेड बाई ये Q नॉट होता है तो इसमें हमारे पास क्या बचा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये Q नॉट और ये Q नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने समझा। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है। तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, टू चार्जेस 10 माइक्रोकुलम एंड -10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब दो पॉइंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। पॉइंट A पे हमारे पास 10 माइक्रोकुलम चार्ज है और पॉइंट B पे हमारे पास -10 माइक्रोकुलम चार्ज है। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बस एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब इस पॉइंट P पे, जो कि कहा है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस अलोंग होगा, इस लाइन के अलोंग, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कहां से, AB के मिड पॉइंट से। तो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा ये, इसे हम मान लेते हैं C। इस C पॉइंट से जो P का डिस्टेंस है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमने डायग्राम बना लिया। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है पॉइंट P पे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसका यूज हम इसमें करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि ये जो दो एंगल है,
ये थीटा है, मतलब एंगल पी ए बी और पी बी ए, ये हमने थीटा मान लिया, इसका आगे यूज होगा। अब हम क्या करते हैं कि दो चार्जेस हैं, मतलब एक क्यू और एक माइनस क्यू, 10 माइक्रोकुलम और -10 माइक्रोकुलम। क्योंकि माइक्रोकुलम है तो ये कितना होता है 10 की पावर -6, तो जब हम फॉर्मूले में इसे यूज करेंगे तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 × 10 की पावर -6 कुलम्स हम यूज करेंगे। तो अब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन 4πε0 R, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हमने क्या देखा था कि ये तो फॉर्मूला हो गया, अब ये डिस्टेंस क्या था, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और जहां हमारा सोर्स चार्ज है, ये R वही डिस्टेंस है। तो अब क्या है A और P का डिस्टेंस हमें निकालना होगा। तो A और C कितना है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और CB भी हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास AC 5 सेंटीमीटर है और PC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो हमारे पास AP निकलेगा 13 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारा PB भी होगा, वो होगा 13 सेंटीमीटर। मतलब R हमारे पास कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में, क्योंकि हम SI यूनिट में यूज करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है पॉइंट A के कारण अगर हम देखें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A एट पॉइंट P, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, चार्ज हमारे पास कितना है 10 माइक्रोकुलम, मतलब 10 × 10 की पावर -6 कुलम, ये हो गया चार्ज हमारे पास। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। अब बचा हमारे पास R, तो R कितना है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये R स्क्वायर था, तो 13 सेंटीमीटर मतलब 0.13 मीटर्स इसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5.3 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कुलम। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट P पे ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A। तो ये हमने देखा। अब क्योंकि क्या है A और B पे चार्जेस सेम हैं, बस साइन का डिफरेंस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो पॉइंट P पर जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा A के कारण, वो होगा अलोंग AP, और कितना, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, मतलब ये कुछ ऐसे होगा, ये आ गया E ड्यू टू A। अब दूसरा जो होगा EB, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इसी के इक्वल होगी ड्यू टू A, और ये भी कितना होगा जितना ये है 5.3 × 10 की पावर 6 न्यूटन पर कुलम। तो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलोंग PB तो होगा, पर क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स होगा, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास EB। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं, तो जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो वेक्टर एडिशन करेंगे। अब हमें पता है कि जब दो वेक्टर है हमारे पास और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल बनाता है। मतलब कि अगर EA और EB का कुछ रिजल्टेंट हुआ, मान लिया हमने ये रिजल्टेंट है E रिजल्टेंट, तो ये जो रिजल्टेंट है ये दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल बनाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। मतलब कि हमें पता है कि दो जो वेक्टर्स हैं वो अगर मैग्नीट्यूड उन दोनों का सेम है तो जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो पूरा एंगल है हमारे पास, ये जो EA से लेकर EB तक का पूरा एंगल है वो क्या है, इस ट्रायंगल का PAB का एक एक्सटर्नल एंगल है। तो अब एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये थीटा और ये थीटा, इन दोनों का सम होगा, मतलब 2 थीटा हो जाएगा।
तो ये 2 थीटा हो गया एंगल कहाँ से, EA से लेकर EB तक का। और क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो क्या करता है, इन दोनों के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, तो ये थीटा हो जाएगा EA और ER के बीच में, और EB और ER के बीच में भी थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्री से और क्या कर सकते हैं हम, कि ये थीटा है और ये थीटा है और बीच में ये लाइन हमारी जा रही है PB। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कि जो रिजल्टेंट वाली लाइन है और लाइन AB है वो क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं EA और EB इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स हैं, इन दोनों को हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स के टर्म्स में। तो जब हम x कंपोनेंट लेंगे, मतलब कि x कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, EA cos थीटा इसके अलोंग x डायरेक्शन में, और EB cos थीटा भी x डायरेक्शन के अलोंग। तो x कंपोनेंट क्या हो गया, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब हम आते हैं y कंपोनेंट पे। तो y कंपोनेंट क्या होगा, EB sin थीटा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और EA sin थीटा हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने पहले भी दे रखा था कि जो EA है और EB है दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। तो इस सेम लाइन के अलोंग ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, EA sin थीटा, और नीचे के डायरेक्शन में EB sin थीटा, मतलब दोनों जो चीज़ें हैं EA और EB sin थीटा दोनों सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो y डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट है वो कुछ भी नहीं बचेगा, वो जीरो हो जाएगा। मतलब कि जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा क्या हो गया, रिजल्टेंट। क्योंकि EA और EB सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2EA cos थीटा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई EA हमारा क्या निकला था, 5.3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। और cos थीटा, तो cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल को अगर हम ले PCB, तो बेस हमारा है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 5/13। तो यहाँ हमने लिख दिया 5/13। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकलता है 4.1 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे इन दो चार्जेस के कारण, +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के कारण। तो ये कर लिया हमने एक क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे उसके हम वैल्यूज़ निकालते हैं, टेस्ट चार्ज की हेल्प लेते हैं, टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज देखा और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आगे के लेक्चर्स में हम और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी लेक्चर चलता है, तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें और साथ साथ लिखते भी चलें। इससे क्या होता है कि आपको समझ में जल्दी आ जाती है और वो चीज़ें आप आगे चलकर भूलते नहीं हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप साथ साथ लिखते भी चलें, क्योंकि ये फिज़िक्स है तो अब सोकर इसे पढ़ा नहीं जा सकता है कि फ़ोन ऊपर करके हम YouTube पे वीडियो देख रहे हैं। तो आपको लिखना ज़रूरी है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।